हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती में कक्षा 12 का जो पद्य खंड है यानी दिगंत भाग 2 जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने कल आप सभी को गद्य खंड के प्रश्नोत्तर करवाए थे और आज मैं आप सभी को इसके पद्य खंड के ऊपर प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। ठीक है, तो कविताओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कड़वक शीर्षक कविता किसने लिखी है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ठीक है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? तो 15वीं शती उत्तरार्ध यानी कि अनुमानतः हम कह सकते हैं 1492 ईस्वी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ है? तो देखिए, जायस नामक स्थान पे है, तो जायस तो सब में है, कब्र अमेठी सब में है, लेकिन क्या है, उत्तर प्रदेश में था। तो ये जगह कहाँ है? तो जायस, कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या है? तो मलिक शेख ममरेज, तो मलिक राजे अशरफ, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या है? ये अक्सर प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो इनके एक तो गांव का नाम अधिकतर प्रश्न में पूछा गया है कि ये किस गांव से रहने वाले हैं, और दूसरा इनके गुरु का नाम जो है वो प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो इनके गुरु का नाम सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। चलिए, अगला है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्ति क्या थी? तो अब उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। आरंभ में जायस में रहते हुए किसानी करते थे, बाद में शेष जीवन फकीरी में बिताया, बचपन में ही अनाथ साधु फकीरों के साथ भटकते हुए जीवन बीता। तो ये सभी बातें जो है इनके बारे में सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों के नाम यानी इनकी रचनाओं के नाम आपको बताने हैं। पद्मावत, अखरावट, ये भी है, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, महरी बाईसी, मसला या मसलनामा। तो ये सभी रचनाएं जो है उन्हीं की है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, जायसी की भाषा कौन सी थी? तो जायसी की भाषा जो है वो अवधी है। अगर आपको ना याद हो तो आप पद्मावत से उनकी भाषा जो है याद रख सकते हैं कि जायसी ने पद्मावत की रचना की है और पद्मावत की रचना जो है अवधी भाषा में हुई है। ठीक है, फिर यहाँ अगला प्रश्न जो है वो है, खाली जगह को भरें। चलिए अब देख लेते हैं। जो लही अम्बही डाम्भ न होई, तो लही डैश बसाई न हो सोई। तो यहाँ पे अब क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा सुगंध, तो लही सुगंध बसाई न सोई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उसका उत्तर हो जाएगा। तो पंक्तियों से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, अगला जो है फिर से खाली स्थान भरो है। धनी सो डैश जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। यहाँ पे क्या है? पुरुष कि धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न बासु। अब ये जो है इनकी कविता की पंक्ति है। पद भी मैं आपको कराऊंगी क्योंकि बीच से पद उठा के प्रश्न पूछ लेते हैं, तो पद भी मैं आपको अलग से कराऊंगी। जो भी काव्य पंक्तियां दी गई हैं उन सभी पर चर्चाएं जो है मैं बाद में करूंगी। फिलहाल जो संपूर्ण टॉपिक है उससे प्रश्न है। चलिए, अगला जो है वो है सूरदास के पद से। सुर सुर तुलसी ससी उड्डगन केशवदास, अब के कवि खग्योत सम, जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो इस दोहे में किसे सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है? तो सूर सुर तुलसी ससी। तो यहाँ पे सूरदास को जो है सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में। तो देखिए, जितने भी ये दिए गए हैं, सूरदास, जायसी, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, इन सभी के तो जन्म आप ज़रूर याद रख लें क्योंकि इनके जन्म अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, सूरदास का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। तो जितने भी कवि दिए गए हैं उनके जन्म वर्ष और उनका जन्म स्थान इन पे मैंने आप सभी को पहले ही वीडियो बना के दे दिया था
क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए अलग अलग संकलन में आप सभी को देती जा रही हूँ। तो अगला प्रश्न है, कछुक खात कछु धरनी गिरावत डैश निरखती नंद रानिया। तो यहाँ पे बीच में क्या आएगा, छवि। कछुक खात की कुछ खा रहे कुछ रख रहे हैं, कि यहाँ पे क्या आएगा, छवि निरखती नंद रानिया, कि नंद की जो रानियां हैं वो क्या कर रही है, कुछ खा रही है कुछ गिरा रही है। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी, पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य। तो सत्संग में भी थी, कृष्ण भक्ति में भी थी। अब यहाँ पे डी ऑप्शन है, अगर आपको पर्यटन का नहीं पता तो पर्यटन छोड़ के आप इन बाकी दो ऑप्शंस पे जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो सूरदास के दीक्षा गुरु है महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था। जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, ये माना गया है। मृदुल, विनम्र, निर्भिमानी, भावुक थे, यह सही है। अंतर्मुखी स्वभाव के, विरक्त महात्मा। तो उपयुक्त सभी जो है उनके बारे में सही है। अगला है, सूरदास के कृतियों के नाम बताइए। तो सुरसागर, राधा रस केली, सुरसारावली, साहित्य लहरी। तो ये सभी रचनाएं सूरदास की हैं। अगला है, सूरदास किस काल के कवि थे। तो सूरदास जो है वो मध्यकाल, यानी कि मध्यकाल किसको कहा गया, भक्ति काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीन के बारे में आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे भक्ति काल को ही मध्यकाल कहा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगले है, ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी। कोमलता, लालित्य, माधुर्य। तो ये सभी जो है ब्रज भाषा की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला है, सूर के काव्य के तीन प्रधान विषय क्या है। विनय, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, श्रृंगार। तो ये सभी विशेषताएं सूरदास के काव्य में हमें मिल जाती है। सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं। तो ये उनके पद सुरसागर से लिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब खालिस्तान बढ़ते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो डैश हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि उनके पीछे क्या आता है, तो अलंकार शास्त्र, यानी कि उनकी जो रचनाएं हैं उसमें अलंकार जो है स्वयं उनके पीछे आ जाता है। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर है। चलिए आगे है, सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की। स्वाध्याय द्वारा अर्जन, काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, विशाल लोक ज्ञान। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला जो पार्ट है तुलसीदास, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। तो कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तो ये पंक्तियाँ किसको अमर बात बनाती है। तो ये तुलसीदास और उनकी कविता। अब यहाँ पे बात हो रही है तुलसी की और उनकी कविता के बारे में। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास का जो जन्म है वो 1543 में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो राम बोला जो है इनका मूल नाम था। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था। तो हुलसी एवं आत्माराम दुबे। चलिए अगला है, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। तो रत्नावली। यहाँ पे ऑप्शन जो है ये गलत है, रत्नावली है, डी ऑप्शन नहीं है। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो उन्होंने जो है नरहरिदास से दीक्षा ली थी। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। पेट भरी तुलसही जेवाई डैश सुधा सुनाजू। तो इसमें क्या होगा, भगति जो है ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ अगला प्रश्न है, तुलसीदास को शिक्षा कहाँ से मिली। चारों वेद, षड दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियाँ, काव्य। तो उपयुक्त सभी जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने घर का परित्याग क्यों किया। पत्नी के फटकार से। ऑप्शन ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, तुलसीदास का स्वामी निवास किस जगह था। तो काशी में जो है उनका निवास स्थान था। तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। विनम्र, गंभीर और शांत,
मृदुभाषी, तो उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे तुलसीदास का जो व्यक्तित्व था ये सभी चीजें उनमें शामिल होती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, खाली जगह को भरे, नाम ले भरे डैश, एक प्रभु दासी दास कहाई। अब यहाँ पे जो बीच में है वो क्या भरेगा, उदर। नाम ले भरे डैश, तो यहाँ पे नाम लेने से क्या भर जाएगा, उदर यानी पेट। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। अब दीक्षा गुरु आपने पढ़ा, अब यहाँ पे क्या है, शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु में अपने नरहरि दास पढ़ा, और यहाँ पे जब बात हो रही है कि शिक्षा गुरु, तो शिक्षा उन्हें कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो श्रेष्ठ सनातन काशी के विद्वान से। चलिए अगला प्रश्न है, छप्पई, जो अगला चैप्टर है वो छप्पई है। छप्पई पाठ से प्रश्न उत्तर है। छप्पई शीर्षक कविता के रचयिता का नाम क्या है, तो ये नाभादास का है। नाभादास का जन्म कब हुआ था, तो 1570 अनुमानित। ठीक है। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो स्वामी अग्रदास जो है नाभादास के दीक्षा गुरु थे। नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था, तो इनका स्थायी निवास जो है वृंदावन था। ठीक है। नाभादास की कृतियों के नाम बताए, तो भक्तमाल, अष्टयाम, प्रकीर्ण पद, तो ये सभी जो है नाभादास की रचनाएं हैं। तो जितने लेखक कवि आदि दिए गए हैं उनकी रचनाएं तो जरूर याद कर ले। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को जितने कवि लेखक आदि दिए गए हैं उन सभी के जीवनी लेके आऊंगी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भक्तमाल कैसी माला है, तो भक्त चरित्रों की माला है जिसमें भक्तों का जीवन चरित्र जो है दिया गया है। छप्पई कैसा छंद है, तो छप्पई एक छंद है जो 6 पंक्तियों में गे होता है। ठीक है। भक्तमाल में कितने छप्पई हैं, तो भक्तमाल में जो है 316 छंद है, छप्पई हैं। ठीक है। भक्तमाल में कितने चरित्र वर्णित है, तो भक्तमाल में जो है 200 भक्तों का चरित्र वर्णित किया गया है। तो ये दोनों ही प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है कि कितने भक्तों का जीवन चरित्र है इसमें, तो 200, और भक्तमाल में कितने छप्पई हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों ही प्रश्न देख लीजिए। चलिए, आपके पाठ्यक्रम में किन पर लिखे गए छप्पई संकलित है, तो कबीर और सूरदास के जो छप्पई हैं वो संकलित है। ठीक है। आगे प्रश्न है, नाभादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया है, तो समास शैली का जो है इन्होंने परिचय दिया है। चलिए आगे प्रश्न है, आगे जो है कवित्त पाठ से प्रश्न उत्तर है। तो कवित्त शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, तो ये भूषण की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भूषण का जन्म कब हुआ था, तो 1613 ईस्वी में। भूषण का निधन कब हुआ था, तो 1715 ईस्वी में। भूषण का जन्म स्थान कहाँ है, तो इनका जन्म स्थान जो है तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, भूषण कवि के आश्रयदाता कौन है, तो यहाँ पे ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। छत्रपति शिवाजी, पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल, शिवाजी के पुत्र शाहू जी, तो ये सभी जो है भूषण के आश्रयदाता है। तो यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भूषण की कृतियां कौन कौन सी है, तो भूषण की कृतियां भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये तीनों ही रचनाएं भूषण की है। तो ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूषण की अप्राप्य कृतियां कौन कौन सी है, तो भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, ये सभी जो है अप्राप्य हैं, जो प्राप्त नहीं हुई है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है, लागती लपकी कंठ बैरनी के नागिनी सी, रुद्र ही रिझान दे दे मुंडन की माल की। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये भूषण ने लिखा है। चलिए अब यहाँ पे आधुनिक काल की जो कविताएं हैं उससे संबंधित जो है आपका प्रश्न उत्तर शुरू हो जाता है। तो पहली जो कविता है वो है तुमुल कोलाहल कलह में। तो यहाँ प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है, तो ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी से जो है ये उठाया गया है, कामायनी से ये पंक्तियां ली गई है। चलिए अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म
कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1937 को। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान जो है वो है वाराणसी। जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम में लिखे तो झरना, आंसू, लहर, तो ये सभी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो वो है कामायनी। और कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1935 ईस्वी। वो भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। कामायनी के ऊपर प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने आप सभी को अलग से भी कामायनी के पहले भी प्रश्नोत्तर कराए थे और अभी भी मैं इसके प्रश्नोत्तर जो है आप सभी को करवा दूंगी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचनाएं कौन कौन सी है? तो महाराज का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, तो ये सभी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम लिखिए। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी के जो नाटक है वो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनके नाटकों को जरूर पढ़ ले। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अब आपका जो पढ़ना है, कौन कौन से नाटक इसमें से आप पढ़ेंगे? तो चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त, ये तीन नाटक तो इनके कथन, इनके जो अंक हैं, मतलब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु आ जाते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको ज़रूर पढ़ लें। इनके पात्रों को पढ़ लें, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम क्या है? छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, तो ये सभी रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की कहानियां हैं, कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों का नाम क्या है? तो कंकाल, तितली, इरावती, ये सभी उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद के, तो ऑप्शन डी। और इसमें से अगर मैं अगला प्रश्न पूछूं कि जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास जो है वो अधूरा है, तो उनका इरावती जो उपन्यास है वो अधूरा उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े हैं? तो ये छायावाद से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो ये कामायनी से ली गई है। अब अगले जो कविता है वो है पुत्र वियोग। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवियत्री का नाम क्या है? तो इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 को। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कृतियों के नाम बताए। सुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल, तो ये सभी रचनाएं जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की है। किसने लिखा है आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ये किसने लिखा है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक है, चलिए अगली कविता है उषा। तो यहाँ पे इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। उषा कविता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 13 जनवरी 1911 को। कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता पिता का नाम क्या है? तो प्रभुदेई एवं तारीफ सिंह। चलिए अगला प्रश्न है कवि शमशेर बहादुर सिंह के कविता संग्रह का नाम लिखिए। तो दूसरा सप्तक, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने उदिता, बात बोलेगी हम नहीं, काल तुझसे होड़ है मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर है से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश। तो ये सभी रचनाएं क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की है। चलिए अगला प्रश्न है किसने लिखा है जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो अब सूर्योदय हो रहा है उषा का, तो ये बात जो है शमशेर बहादुर सिंह की कविता से लिया गया है। किसने लिखा है बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की, जैसे धुल गई हो। तो ये शमशेर बहादुर सिंह की पंक्तियां हैं। अगली कविता है जन जन का चेहरा एक। तो इस कविता के रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध।
गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1917 को। गजानन माधव मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था? तो 11 सितंबर 1964 को। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। कवि मुक्तिबोध के माता पिता का नाम क्या है? तो पार्वतीबाई एवं माधवराज मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? तार सप्तक, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाकतोल। तो उपयुक्त सारी रचनाएं जो है मुक्तिबोध की है। मुक्तिबोध के कथा साहित्य का नाम क्या है? तो इनके कथा साहित्य का नाम है काठ का सपना। तो यहाँ पे मुक्तिबोध की जो कथा साहित्य है, देखिए, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, विपात्र, तो ये सभी रचनाएं जो है मुक्तिबोध की है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। किस कविता से उद्धृत है? आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। तो ये जो है जन जन का चेहरा एक कविता से लिया गया है और ये कविता मुक्तिबोध की है। चलिए, अगली कविता है अधिनायक। इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। तो इसके कवि हैं रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। कवि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो 30 सितंबर 1990 को। कवि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका जन्म स्थान जो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश है। ठीक है। कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या है? तो हरदेव सहाय एक शिक्षक हैं। ठीक है। किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम हुआ है? तो उनका नाम जो है दीनमान पत्रिका के कारण जो है हुआ है। किस कविता पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो उनको लोग भूल गए हैं इस रचना के लिए 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किन किन पत्रों के मार्फत रघुवीर सहाय ने पत्रकारिता की? नवजीवन, समाचार विभाग, आकाशवाणी, नव भारत टाइम्स और दीनमान। तो ये सभी पत्रिकाएं जो है रघुवीर सहाय ने यहाँ से इनमें काम किया है। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो ये आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। तो उनके इस काव्य संग्रह का नाम क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध, जिसमें इस कविता का अधिनायक कविता का संग्रह है। अगला प्रश्न है, हर चढ़ना किसका प्रतिनिधि है? तो आम आदमी का प्रतिनिधि है, जिसकी हालत में आज़ादी के बाद बदलाव नहीं आया। किसने लिखा है, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा है उनके तमगे कौन लगाता। अब ये पंक्तियां जो है रघुवीर सहाय की अधिनायक कविता से ली गई है। अगली कविता है प्यारे नन्हे बेटे को। तो इस कविता के कवि कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल की ये कविता है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राजनांद गांव, छत्तीसगढ़ में। कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? तो इनका निवास स्थान रायपुर, छत्तीसगढ़ है। अगला है, कवि विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा सम्मान मिला था? तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये सभी पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ल को मिले हुए हैं। कवि विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह का नाम क्या है? तो लगभग जय हिंद, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा अतिरिक्त नहीं। तो ये सभी कविताएं जो है विनोद कुमार शुक्ल की है। प्यारे नन्हे बेटे कविता किस संग्रह से ली गई है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह। तो इस कविता संग्रह से ली गई है। तो कौन सी कविता किस संग्रह में है? तो ये भी याद रखना जरूरी है। चलिए, अगला है, किस कविता की पंक्तियां हैं कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझा उठाने वाली लाहो। तो इसको कौन सी कविता की है? तो प्यारे नन्हे बेटे की।
अगली कविता है हार जीत। तो हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो ये एक गद्य गीत है। हार जीत कविता के कवि कौन हैं? तो इसके कवि हैं अशोक वाजपेयी। कवि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 को। कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? तो दुर्ग, छत्तीसगढ़। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो सागर, मध्य प्रदेश। कवि अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या है? तो निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी। कवि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी, कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 का सम्मान। तो ये सभी पुरस्कार जो है और कवि अशोक वाजपेयी को मिला हुआ है। कवि अशोक वाजपेयी ने कौन से स्तंभ लेखन कार्य किया है? तो कभी कभार जो है उन्होंने स्तंभ लेखन कार्य किया है। कवि अशोक वाजपेयी ने कौन सा साहित्य पत्र का संपादन किया है? तो संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता, एशिया, समाज। तो इन सभी का संपादन जो है इनके द्वारा किया गया है। किस पाठ में आया है? किसकी विजय हुई सेना की, कि नागरिकों की? तो ये उनकी हार जीत कविता की जो है ये पंक्तियां हैं। तो काव्य पंक्तियां भी प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए यहाँ पे पंक्तियों से भी प्रश्न है। किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? तो ये अशोक वाजपेयी के काव्य की पंक्तियां हैं। अगली कविता है गांव का घर। तो गांव के घर कविता के कवि कौन है? तो वो है ज्ञानेंद्रपति। ज्ञानेंद्रपति का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को। कवि ज्ञानेंद्रपति का जन्म कहाँ हुआ था? तो पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। कवि ज्ञानेंद्रपति के माता पिता का नाम क्या है? तो सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। कवि ज्ञानेंद्रपति का निवास स्थान कहाँ है? तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पहला सम्मान ज्ञानेंद्रपति को कब दिया गया? तो ये दिया गया था 2006 में। संशय आत्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्रपति को कब मिला था? तो ये मिला था सन 2006 में। ज्ञानेंद्रपति के कविता संग्रह का नाम क्या है? आँख हाथ बनते हुए। शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है। गंगा तट, संशयात्मा, भिन्नसार, कवि ने कहा। तो ये सभी रचनाएं जो है ये सभी कविता संग्रह ज्ञानेंद्रपति की है। चलिए, ज्ञानेंद्रपति की पुस्तकें कौन सी है? तो निम्न सभी, यानी कि जो नीचे दिए गए हैं वो सभी रचनाएं ज्ञानेंद्रपति की है। एक चक्रा नगरी काव्य नाटक है। पढ़ते गढ़ते कथितर गद्य विधा है। संशयात्मा उनके द्वारा लिखी गई कविता है। तो ये सभी रचनाएं ज्ञानेंद्रपति की है। गांव का घर कविता ज्ञानेंद्रपति के किस संग्रह से ली गई है? तो उनकी कविता संशय आत्मा से जो है ये लिया गया है। किस पाठ में आया है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक ना आवाज़ की रोशनी की आवाज़? तो ये उनकी कविता गांव का घर से लिया गया है। किस पाठ में आया है कि जैसे गिर गया हो गज दंतों को गवाकर कोई हाथी? तो ये उनके कविता गांव का घर से लिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काव्य पंक्तियां भी प्रश्न में शामिल थी। तो आप सभी को ये सारे प्रश्न कैसे लगे? तो ये पद्य खंड कक्षा 12 दिगंत भाग 2 से प्रश्नोत्तर थे। तो आप सभी को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है या किसी टॉपिक पे कोई समस्या तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।